चलो, स्वागत है आप सभी का फिर से अकाउंट्स वाला यूट्यूब चैनल पे। पहला वीडियो मैं आपका अपलोड कर दिया हूं 4 मार्क्स का। सेकंड वीडियो मैं आपके साथ लेकर के आया हूं वो सारे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप लोगों के साथ मैं फिर से आ गया हूं और आप लोग प्लीज प्रेशर नहीं लेना है। जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोग बस उसका कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि किस तरीके का क्वेश्चन, क्योंकि ये सारा पीवाईक्यू मैं आपका करवा रहा हूं और मेरा खुद का गेस किया हुआ कुछ कुछ क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मैं लग रहा है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपना सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं 4 मार्क्स केस स्टडीज का। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप से, कोई बात नहीं, फिर भी डरा रहा है लेकिन डरना नहीं है बेटा, आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हो। 4 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आएगा और इस तरह का एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओगे तभी जाकर के आपका पूरा 80 आउट ऑफ 80 आने का संभावना रहेगा थ्योरेटिकल में। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि आप सोचोगे कि नहीं यार न्यूमेरिकल को टच नहीं करना है, और अगर और वाला चीज में ये नहीं आया तो आपका तो गया। फिर बात समझ में आ रहा है? तो अगर और वाला में आ गया ये न्यूमेरिकल तब तो आप स्किप कर दोगे, बट नहीं आया ऑप्शनल में तो क्या ही कर सकते हो, फिर तो आपका छूट जाएगा ना। तो छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन सारा करके आना, क्योंकि मैंने आपको सारा चीज पढ़ा रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। बोलता है समीर हैज बीन गिवन अ टास्क। समीर को एक टास्क दिया गया, किस चीज का बेटा? ऑफ इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है दो कंपनी का, अल्फा लिमिटेड नाम का कंपनी है एंड बेल्टेक्स लिमिटेड नाम का कंपनी है, इन द सेम इंडस्ट्री, एक ही इंडस्ट्री से दोनों कंपनी बिलोंग कर रहा है। बोथ कंपनी हैव बीन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दोनों कंपनी के पास ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, मतलब शेयर होल्डर का पैसा है। बात समझ में आ रहा है? चल, उसके बाद क्या बोल रहा है कि have been trading on equity as part of their financial strategy. Given in is the information that समीर received, और जो भी इंफॉर्मेशन यहां पे दिया हुआ है वो समीर ने रिसीव किया। Which company is using trading on equity more effectively, आपको बताना है। यानी कि 2 मिनट के लिए समीर अपने आप को समझ लो और फटाफट इसको सॉल्व करो। यानी कि क्या पूछ रहा है बेटा आपसे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं पूछ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी पूछ रहा है, यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कौन ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। यानी आरओआई का फॉर्मूला अगर आपसे पूछता आरओआई निकालने के लिए, तब आप सिंपल सा निकाल देते। आरओआई का मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल आपने लगाया है ना, और इंटू कर देते 100 से। ये किसका फॉर्मूला है? आरओआई का। तो ये जो कैपिटल इंप्लॉयड होता है ये आपका इक्विटी प्लस डेट दोनों को जोड़ करके होता है। लेकिन जब आपसे आरओई पूछेगा तो आरओई का बेटा फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी का, सिंपल सा बात, नेट प्रॉफिट तो होगा लेकिन इसको डिवाइड टोटल कैपिटल इंप्लॉयड से नहीं करके इक्विटी, टोटल इक्विटी से करना होता है। टोटल इक्विटी बात हमारा इनटू 100 करना होता है ना। तो अब हम लोगों को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए? ये फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हम लोगों से आरओआई नहीं पूछा है। अधिकतर बच्चा परेशान रहता है। दूसरा चीज, बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज है, कमेंट है, बहुत मतलब पर्सनली मैसेज है, डीएम किया है बहुत सारे बच्चों ने मुझे डायरेक्ट मैसेज कि आरओआई सर निकालना है तो क्या इंटरेस्ट को माइनस करना होगा, टैक्स को माइनस करना होगा, या दोनों को करना होगा? बेटा जी दोनों को करना होगा। क्यों सर? क्योंकि जब भी आप यहां पे फॉर्मूला देख रहे हो नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब जब आप ईबीआईटी होता है वो नेट प्रॉफिट कभी नहीं कहलाता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होता है वो आपका, आप मान के चलो 1 करोड़ रुपया रिसीव किए, जिसमें से आपको बैंक को इंटरेस्ट भी देना है, सरकार को टैक्स भी देना है, तो क्या 1 करोड़ आपका प्रॉफिट हुआ? नहीं ना, रेवेन्यू 1 करोड़ का हुआ, प्रॉफिट 1 करोड़ का नहीं हुआ। अभी उसमें से इंटरेस्ट लेस करोगे, टैक्स लेस करोगे। बात समझ में आ रहा है? तो बेटा नेट प्रॉफिट का मतलब होता है इंटरेस्ट को भी आपने लेस कर दिया और टैक्स को भी लेस कर दिया, जो पैसा बचा वो हो गया आपका नेट प्रॉफिट। बात समझ में आ रहा है? तो अपना कॉन्सेप्ट का एबीसीडी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आपको पता है। नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स को घटा करके ही नेट प्रॉफिट बोला जाता है बेटा। एंड कैपिटल इंप्लॉयड में टोटल इक्विटी प्लस डेट, यानी कि ये 5 लाख रुपया है तो यहां 5 लाख लिखाएगा। कब? जब आरओआई पूछेगा तो। लेकिन जब हमसे पूछा है आरओई तो हमेशा हम किस चीज को लेंगे? यहां पे इक्विटी को लेंगे। किस चीज को लेंगे? इक्विटी को लेंगे। तो चलो हम लोग दोनों का रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा जी, और टोटल इक्विटी भी दिया हुआ है 3 लाख, और नेट प्रॉफिट भी 50,000। यहां भी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इनकम 60,000, और इक्विटी भी दिया हुआ है ये, और बस इंटू से 100 मतलब डिवाइड कर देना है हम लोगों को एक दूसरे से। तो चलो, क्या आपने बताया था सर आरओआई निकालने का? आरओई निकालने का हम लोग चलो पहले अल्फा लिमिटेड के लिए निकालेंगे। अल्फा लिमिटेड है ना, तो अल्फा लिमिटेड का आरओई निकालने के लिए बेटा जी
आपको सबसे पहले उसका नेट इनकम देखना होगा। तो नेट इनकम क्या है? 50,000। लिख दो बेटा यहां 50,000। 50,000। उसके बाद क्या देखना है आपको? इक्विटी कैपिटल कितना है? तो इक्विटी कैपिटल को नीचे रख देंगे हम लोग, है ना। इक्विटी कैपिटल कितना? 3 लाख, और इनटू हम लोग कर देंगे 100 से। तो क्या हो जाएगा बेटा जी यहाँ पे? 1 2 3 4 5 जीरो खत्म, और 1 2 3 4 जीरो खत्म, है ना। 1 2 3 4 4 जीरो खत्म, इधर 5 जीरो खत्म, इसको इधर से काट दो, है ना। तो 50 हो जाएगा। 10 × 5 50, और डिवाइडेड बाई 3, यानी कि इसको काटोगे तो 16.5 कुछ आना चाहिए यहाँ पे। 16 × 48, है ना। तो 16%, 16.5% मान के चलो किसका निकल गया बेटा? अल्फा लिमिटेड का निकला। यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो अल्फा लिमिटेड का कितना है? 16.5%। चलो ऊपर में यहाँ जगह नहीं है, ऊपर में हम लोग किसका निकालेंगे? बेल्टेक्स का, बेल्टेक्स लिमिटेड का। बेल्टेक्स लिमिटेड का और डाटा देखते हैं कितना है। बेल्टेक्स लिमिटेड का कमाया कितना? 60,000। तो 60,000 यहाँ पहले लिखेंगे, 60,000। उसके बाद इसका नेट इक्विटी कितना है? तो इक्विटी है 4 लाख। आ जाओ बेटा, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 लाख से, और 100 से हम लोग इंटू कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 जीरो खत्म, 1 2 3 4 जीरो खत्म, 1 जीरो इधर से खत्म, ठीक। यहाँ पे हम लोग काट देंगे इसको 2 का टेबल में 2 बार में, और इसको 3 बार में, इसको 2 का टेबल में 5 बार में। तो 5 3 जा 15। यहाँ हो गया बेटा जी 15%। तो बेल्टेक्स लिमिटेड का कितना निकल गया? 15%। तो आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ 15% है, और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 16.5%। तो किसका पोजीशन ज्यादा अच्छा? अल्फा लिमिटेड का। तो देखो आंसर भी वही होगा बेटा यहाँ पे, है ना। आंसर भी तुम्हारा यही होगा। देखो क्या लिखा हुआ है? बेल्टेक्स का 15 और इसका 16.5। देखो मैंने बताया ना आपको, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अल्फा लिमिटेड हैज रिटर्न ऑन इक्विटी इज 16.57 एंड बेल्टेक्स इज 15%। तो किसका पोजीशन ज्यादा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में? तो बेटा अल्फा लिमिटेड का। तो आप लोग इसी तरीके से यहाँ पे वहां पे लिखोगे, आंसर लिखोगे बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड, और ये आपको कैलकुलेशन करके दिखाना होगा। ये कैलकुलेशन आपको बेटा जी कर करके दिखाना होगा। थोड़ा सा टाइम लोगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। 2 मार्क्स बेल्टेक्स के लिए, 2 मार्क्स अल्फा लिमिटेड के लिए। आप लोग अच्छे से लिख करके आओगे, मैं आपको सारा चीज समझा करके भेज रहा हूं, है ना। चलो क्या लिखा हुआ है? बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड फाइनेंशियल डेटा। अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग बात किया जाए, अल्फा इज यूजिंग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मोर इफेक्टिवली देन बेल्टेक्स। अल्फा हायर आरओआई, ROE is of 16.67 indicate that it is generating a better return on the shareholder equity compared to the Beltex which has ROE 15%। 15% से ज्यादा होता है, ऑब्वियसली बात है 16.57। तो यहाँ पे कौन सा, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है रिटर्न ऑन इक्विटी में? तो बेटा अल्फा लिमिटेड का। तो इस तरीके से आपको आंसर को लिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द मैनेजर ऑफ अ टीम इन फास्ट पेस्ड आईटी कंपनी। एक मैनेजर है टीम का फास्ट पेस आईटी कंपनी का, नोटिस अ डिक्लाइन इन एम्प्लॉयज मोटिवेशन। के बेटा वो इसका एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेशन फील नहीं कर रहा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं हो रहा है उसके एम्प्लॉय से, है ना। आउटलाइन हाउ ही यूज मास्लो थ्योरी। अब्राहम मास्लो का एक थ्योरी है, हायरार्की थ्योरी मोटिवेशन का, उसको वो किस तरीके से यूज करेगा, है ना, ताकि उसका एम्प्लॉय वेल मोटिवेट हो जाए। तो हम लोगों को पता है बेटा ये डायरेक्टिंग चैप्टर का है। अब्राहम मास्लो साहब ने हायरार्की थ्योरी दिया है हमने मोटिवेशन के लिए कि एम्प्लॉय को कौन कौन सा नीड है, वो सबको बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड और भी बहुत सारा स्टीम नीड, है ना, ये सारा नीड है, वो कौन कौन सा नीड है उसको पूरा करना होगा। आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द वेरियस नीड ऑफ हिज एम्प्लॉय। तो आज हम लोग आंसर नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहला बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्टेप 1 में इंश्योर दैट द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ एम्प्लॉय आर मेट सच एज प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, एड्रेस कंसर्न रिलेटेड टू द वर्कलोड, वर्क लाइफ बैलेंस एंड जॉब सिक्योरिटी। तुमको जॉब सिक्योरिटी भी उसको फील कराना होगा। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, इनकरेज टीम बिल्डिंग एक्टिविटी एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट टू फुलफिल सोशल नीड, ऑर्गेनाइज टीम लंच, सबको एक साथ लंच टाइमिंग दो, वो मतलब सारे लोग मिलकर के बात करें। थोड़ा सा 2% तो तुमको इनफॉर्मल बनाना पड़ेगा क्योंकि वो मोटिवेटेड फील फिर नहीं करेंगे, राइट। उसके बाद एड्रेस टीम नीड बाय रिकॉग्नाइजिंग एम्प्लॉय अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूटिंग इंप्लीमेंट ऑन एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम दैट एक्नॉलेज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड माइलस्टोन। बात समझ में आ रहा है कि तुमको एकदम उनके
परफॉर्मेंस के लिए उनको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वीक, टारगेट अचीवर्स ऑफ द ईयर, इस तरह का तुमको रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड देना पड़ेगा, जिसको क्या बोला गया, टीम नीड। एंड देन आफ्टर प्रमोट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बाय इनकरेजिंग एम्प्लॉय टू परस्यू देयर पैशन एंड इंटरेस्ट विद इन देयर गोल। यानी सिंपल सा बात बोल रहा है कि वो क्या चाह रहा है तुम्हारा एम्प्लॉय, उस पर भी तुमको ध्यान देने की बेटा जी जरूरत है, ताकि उसके भी नीड्स को तुम पूरा कर सको कि वो क्या चाह रहा है। चाह रहा है वो मार्केट में घूम के काम करना, और तुम उससे काम करवा रहे हो कंप्यूटर पे बैठा करके, तो फिर यहाँ तो वो मोटिवेशन फील करेगा नहीं, घूमने फिरने का आदत है बंदे को, बात समझ आ रहा। तो इस तरीके की चीजों को आपको लिखना है, 4 स्टेप मतलब 4 मार्क्स, याद रखना है, बात समझ आ रहा है। अगर तुमसे यहाँ पे पूछा तो नहीं था ना क्वेश्चन में, बेटा देख लो यहाँ पे कहीं तो पूछा नहीं था कि 4 ही तुमको बताना है, लेकिन मैंने 4 यहाँ पे क्यों लिखा, 4 इसलिए लिखा गया क्योंकि आपको हर एक पॉइंट्स पे मार्क्स मिलता है बोर्ड एग्जाम में, मार्किंग स्टेप पॉइंट्स पे होता है। तो आपको जब 4 पूछ दे तब तो 4 लिखना ही है, नहीं भी पूछे 4 मार्क्स में फिर भी 4 लिखना है, 3 मार्क्स में 3 लिखना है, 5-6 मार्क्स में 6 पॉइंट्स लिखना है, इस तरीके से है ना। वो अभी हम 6 मार्क्स का भी इस वीडियो के बाद एक वीडियो और लेकर के आऊंगा मैं 4 मार्क्स का, देन आफ्टर 6 मार्क्स। आज आपका पूरा का पूरा 4 मार्क्स का वीडियो आपको पहुंच जाएगा, रात चाहे 11 बजे तक 12 बजे तक पहुंचे, लेकिन आज पहुंच जाएगा। कल मैं सुबह सुबह आपको 6 मार्क्स का दूंगा, और कल से मैं लाइव भी आ रहा हूं आपके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के, राइट। चल पूरा का पूरा तैयारी, अब हमारी जिम्मेदारी, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द एचआर मैनेजर ऑफ स्टारलाइट लिमिटेड हैज टू डेवलप एन एम्प्लॉय मोटिवेशन। बोलता है एचआर मैनेजर को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को स्टारलाइट कंपनी का हैज टू डेवलप, उसको क्या डेवलप करना है, मोटिवेशन एम्प्लॉयज में, है ना, एंड एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी दैट फोकस ऑन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ताकि और किस चीज से, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देकर के, हाईलाइट द एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव सी कैन इंट्रोड्यूस टू फोस्टर अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। अब तुमको ये 4 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का टाइप्स बताना है, और कुछ नहीं पूछ रहा है इसमें। थोड़ा सा देखो होता क्या है ना, बेसिकली पूछता तुम्हारे बुक में से ही है, पूछता तुम्हारे खुद का कॉन्सेप्ट में से ही है, थोड़ा सा कहानी बताता है। बेटा यहाँ पे तुम बोलोगे सीधा भी तो लिख सकता था सर कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो बिहार बोर्ड या अगर रहता या कोई भी स्टेट बोर्ड तो क्वेश्चन बस यहाँ से यहाँ तक रहता, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सजा दिया गया, हो तो सीबीएसई बोर्ड ही, थोड़ा सा हवा बना दिया गया, है ना। चल बाकी और ऐसा डरना कुछ नहीं है। तो क्या है हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, आओ देख लेते हैं। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, सिंपल सा बात बोल रहा है कि तुम एक ऐसा प्रोग्राम रखे जिसमें सबको अवार्ड दे रहे हो, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर एंड ऑल, है ना। तो इंट्रोड्यूस एन एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम टू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, तुम अप्रिशिएट कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को, है ना, एंड अचीवमेंट्स, उसके अचीवमेंट्स को कि किसे हाउ इफेक्टिवली गोल आर अचीव्ड बाय देम। एंड एम्प्लॉयज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू एम्प्लॉय ऑफ द मंथ प्रोग्राम और रेगुलर सॉर्ट आउट इन टीम मीटिंग। रिकॉग्निशन हेल्प बूस्ट सेल्फ स्टीम एंड इनकरेज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या बताया गया है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम में, कि लोगों को तुमको अवार्ड देना होगा, उसको मान्यता देना होगा, उसको वैल्यू देना होगा। क्योंकि देखो होता क्या ना, बेसिकली फाइनेंशियल इंसेंटिव है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में, फाइनेंशियल इंसेंटिव तो चलो तुम उसको पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज दे दिए, लेकिन तुम यहाँ पे उसको वैल्यू दे रहे हो, क्योंकि एक लेवल पे जाने के बाद लोगों को ना पैसा नहीं चाहिए होता। अब तुम बोलोगे किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पैसा उसने बहुत कमाया अपने लाइफ में, 30 साल 40 साल से काम कर रहा है, पैसा की कमी नहीं उसके पास, बस उसको वैल्यू चाहिए होता है, बात समझ में आ रहा है। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यहाँ काम आता है। तो बोला जाता है ना हर चीज पैसा ही नहीं होता है, तो यही चीज हो गया, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी बहुत बड़ा चीज होता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट, मतलब बोला गया कि हर एक डिसीजन मेकिंग प्लान एंड पॉलिसी जब भी तुम फॉर्मुलेट कर रहे हो तो अपने एम्प्लॉय को वैल्यू दो, उनको भी बुलाओ। जब भी तुम प्लान एंड पॉलिसी बना रहे हो तो वो वैल्यू फील करेंगे। दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, राइट। इन्वॉल्व एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सच एज प्रोजेक्ट प्लानिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, फोस्टर अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। बात समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में एक उसका भी भागीदारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा जी आपका, ऑटोनॉमी, उसको थोड़ा सा ना फ्रीडम दो, उसको ना एक डिसीजन मेकिंग दो, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करो चीजों को। बात समझ में आ रहा है, मतलब इनपावरिंग
एम्प्लॉय को तुम इंपावर्ड कर रहे हो विद द सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, कि बेटा तुम फ्रीडम दे रहे हो उसको, एंड इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज देयर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा जी, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल इनहेंसमेंट एंड करियर ग्रोथ, डेमोस्ट्रेट एंड द ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू एम्प्लॉय डेवलपमेंट, इंकरेजिंग सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड डेडिकेशन अमंग द एम्प्लॉय। सिंपल सा बात कि तुम उसको क्या कर रहे हो ना, एक वैल्यू फील करवा रहे हो ट्रेनिंग दे करके, कि आपका जो है वो ट्रेनिंग, आपका डेवलपमेंट, आपका ग्रोथ, आपका प्रोस्पेरिटी हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो पैसे से नहीं, लेकिन आपको ये मैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की तरह गिफ्ट के तौर पे आपका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में सोच करके आप पे उपकार कर रहा हूं। बस 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 ये लाइन बोल दोगे तो वो खुश हो जाएगा, राइट। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एनालिसिस द फॉलोइंग सिनेरियो and identify the specific barriers to effective communication in the each case। तुम्हारे पास कुछ कुछ सिनेरियो है, आई डोंट नो कितना सिनेरियो, 3 4 5 होगा, वो हर सिनेरियो का, क्योंकि क्वेश्चन 4 है तो आई थिंक 4 होना ही चाहिए, 1 2 3 4 और नहीं, उसके बाद तो आंसर ही है। चलो सिनेरियो 1 2 3 4, 4 सिनेरियो 4 मार्क्स, यानी पर सिनेरियो 1 मार्क्स तुमको बेटा जी मिलने वाला है। प्लीज पे अटेंशन, आ जाओ। एनालिसिस द फॉलोइंग सिनेरियो, तुमको एनालिसिस करना है सारे सिनेरियो को और पहचानना है स्पेसिफिक बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। कुछ हो रहा है यहाँ पे, इसके कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स आ रहा है। सबसे पहला बोलता है सिनेरियो नंबर 1 में, ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग, टीम मीटिंग के दौरान two team member from different status have different interpretation of the project deadline। बोलता है यहाँ पे सिंपल सा बात कि टीम मीटिंग के दौरान दो अलग अलग मेंबर डिफरेंट स्टेटस वाले लोग आपस में भिड़ गए और डेडलाइन प्रोजेक्ट का में एक इंटरप्ट कर दिए और वो अच्छे से नहीं समझा पाए, इंटरप्रिटेशन नहीं अच्छे से कर पाए। एज अ रिजल्ट, और उसका परिणाम निकला, दे एंड अप वर्किंग ऑफ डिफरेंट टाइमलाइन कॉजिंग कंफ्यूजन एंड डिले। तो बेटा आओ एक एक करके सबका आंसर देखेंगे। तो पहला का आंसर यहाँ पे दो लोगों के कारण हो रहा है, स्टेटस फील हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैरियर स्टेटस डिफरेंस। सिंपल सा बात, आंसर नंबर सिनेरियो नंबर 1 का आंसर क्या हो गया, स्टेटस डिफरेंस। इन दिस सिनेरियो द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट डेडलाइन, है ना, स्टीम फ्रॉम द टीम मेंबर डाइवर्स स्टेटस बैकग्राउंड। ईच टीम मेंबर माइट हैव डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड टाइम, वेरी वर्क नॉर्म्स एंड अप्रोच टू मीटिंग डेडलाइन, लीडिंग ऑफ कंफ्यूजन एंड डिले इन द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। बात समझ में आ रहा है कि जो भी वहां पे होना चाह रहा था वो तुम अपने स्टेटस के कारण नहीं होने दे पाए, वो वहां पे वहीं पे खत्म हो गया। तो सिनेरियो नंबर 1 का आंसर नंबर 1 आपके सामने। सिनेरियो नंबर 2 बोलता है बेटा, इन एन ईमेल एक्सचेंज बिटवीन द टीम मेंबर, ईमेल के थ्रू जो एक्सचेंज हो रहा था, वन टीम मेंबर यूज टेक्निकल जार्गन and industry specific term that other may not fully understand. As a result, some team member misinterpret the message, leading to misunderstanding and misaligned task। सिंपल सा बात बोला गया कि यहाँ पे मेल के थ्रू एक्सचेंज किया जा रहा था, ए के पास से बी टीम के, एक ए टीम है और एक बी टीम है मान लो आपस में, और दोनों के बीच में मेल के थ्रू एक्सचेंज हो रहा था कोई बात, और एक टीम यूज कर रहा था टेक्निकल जार्गन एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक। तो टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है बेटा सिंपल सा बात, कुछ ऐसा वर्ड बोल देना जिससे लोगों को समझ में ना आए। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला कि यार जमा करवाओ, तो इसका मतलब क्या है, तुमने क्या सोच लिया कि पता नहीं सर ऐसे करके क्या बोल दिए, मैं पैसे जमा कराने का बात कर रहा था। तो कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड होता है वो उस लाइन के फील्ड को नहीं समझ में आता बंदे को, है ना, और उसका परिणाम क्या निकलता है, सम टीम मेंबर में मिस इंटरप्रेट, वो अच्छे से मैं तुम्हें नहीं समझा पाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो टेक्निकल जार्गन सही सीधा सीधी हमको दिख रहा है। तो सिनेरियो नंबर 2 का आंसर नंबर 2 लैंग्वेज एंड जार्गन, यानी सिंपल सा बात बोला गया, द यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म इन द ईमेल एक्सचेंज क्रिएट अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि मैं कुछ तुमको इस तरीके से समझाने का कोशिश किया जिस लाइन से तुम बिलोंग ही नहीं करते थे। बात में आ रहा, जिस लाइन से तुम बिलोंग, मैं बोला आ रहा हूं मैं चक्कर मार के, तो तुमको लगा क्या चक्कर क्या होता है सर, मेरा लैंग्वेज है कि मैं एक राउंड घूम के आ रहा हूं, है ना। तो इस तरीके का चीज। चल उसके बाद क्या बोला गया यहां पे सिनेरियो नंबर 3 में, अ टीम मेंबर कंसिस्टेंटली इंटरप्ट अदर ड्यूरिंग टीम डिस्कशन। एक टीम मेंबर है, जब भी कुछ तुम बोल रहे हो तो वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली इंटरप्ट कर दे रहा है, यानी कि तुमको रोक रहा है। नॉट अलाउिंग देम टू एक्सप्रेस, तुमको बोलने ही नहीं दे रहा है देयर आइडियाज फुल्ली, मतलब कि तुम अपने आइडिया को बताना चाह रहे हो लेकिन वो कोई बताना ही नहीं दे रहा है। दिस बिहेवियर लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन among team member and limit open and constructive communication। तो इसका क्या हो जाएगा सर, सिंपल सा बात तो यहाँ पे हो रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं बोलने दे रहा है, यानी कि यहाँ पे लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक ऑफ लिसनिंग, सुनना ही नहीं चाह रहे,
लैक ऑफ लिसनिंग, द टीम मेंबर कॉन्सिस्टेंट हैबिट ऑफ द इंटरप्टिंग अदर ड्यूरिंग डिस्कशन। कुछ कुछ लोगों का होता है ना यार कि वो हम सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, हमको कोई आकर के भाषण दे, हमको कोई समझाने का कोशिश करे कि ये प्यार मोहब्बत इश्क वादिया कुछ नहीं होता है, तो हम उसको समझ ही नहीं आ रहा, हम अंधा प्यार में पड़े हुए हैं। तो ये सब क्या हो गया? एक्टिवली लैक ऑफ नॉलेज। बात हमारा यानी कि मतलब लैक ऑफ लिसनिंग, हमको भाई मतलब सुनना ही नहीं है। बात हमारा हमको सुनना ही नहीं कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तो सिंपल सा बात, इसका सिनेरियो नंबर 3 का आंसर ये हो गया। और सिनेरियो नंबर 4 बोलता है ड्यूरिंग अ वर्चुअल मीटिंग पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। बेटा यहाँ पे पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पे सिंपल सा बात टेक्नोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी कॉजेज फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन एंड द ऑडियो ग्लिचेस। ये आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आओ जाओ देख लेते हैं फटाफट। टेक्नोलॉजिकल इशू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, इंटरनेट के थ्रू हुआ। तो इन दिस वर्चुअल टीम मीटिंग सिनेरियो पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी कॉजिंग फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन एंड ऑडियो ग्लिचेस। तो ये किसके वजह से हुआ? टेक्निकल वजह से हुआ। तो चलो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 उसी तरीके का फिर से क्वेश्चन है बेटा, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, आ जाओ। 4 मार्क्स का ये भी आने वाले सवालों में से एक है, तो बेटा जरूर है कि 4 सिनेरियो इसमें भी होगा। सिनेरियो नंबर 1 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन देख लो। एनालिसिस द फॉलोइंग सिनेरियो एंड आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फैक्टर दैट में अफेक्ट द फाइनेंशियल डिसीजन। ये चैप्टर नंबर 9 से है, फाइनेंशियल डिसीजन से, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है और फाइनेंशियल डिसीजन से ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे इसका कौन कौन सा फैक्टर है सिनेरियो में बताया गया है, और कौन सा फैक्टर ये तुमको बताना है ना। तो द कंपनी इज कंसिडरिंग एक्सपेंडिंग इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय इन्वेस्टिंग इन न्यू मशीनरी। सिंपल सा बात बोल रहा है कि एक कंपनी है, वो अपने बिजनेस को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहा है, एक्सपेंड करना चाह रहा है। और वो कैसे होगा? इन्वेस्टिंग इन न्यू मशीनरी, मशीनरी को और ज्यादा, टेक्नोलॉजी को और ज्यादा लेकर के आएगा, तभी हो पाएगा। दिस एक्सपेंशन विल रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, और इसमें काफी ज्यादा पैसा लगने वाला है। बट इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड पोटेंशियली ओपन अ न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी। बट ये उम्मीद किया जा रहा है कि यहां पे अगर हम प्रोडक्शन को अपना एक्सपेंड करें तो क्या नया मार्केट में हमारा ओपन न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, यानी कि क्या हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो सिनेरियो नंबर 1 का आपका फैक्टर क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड। कि अगर मार्केट में तुम्हारा डिमांड होगा तभी वो एक्सपेंशन तुम्हारा सक्सेस होगा, अदरवाइज तुम फेल कर जाओगे। तो क्या बोला गया? एक्सेसिंग करंट एंड प्रोजेक्टेड मार्केट डिमांड इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट द एक्सपेंडेड प्रोडक्शन कैपेसिटी अलाइंग विद द पोटेंशियल सेल एंड रेवेन्यू ग्रोथ। वो टोटली डिपेंड कर रहा है तुम्हारे मार्केट डिमांड पे। चलो सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 2 पूछता है बेटा द कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग टेकिंग ऑन डेट टू फंड इट्स एक्सपेंशन प्लान। सिंपल सा बात बोल रहा है कि कंपनी ने एक डिस्कशन में बताया कि वो कंपनी का एक्सपेंड करना चाह रहा है बाय लिवरेजिंग डेट, वो उधार लेकर के फाइनेंसिंग में, है ना। द कंपनी कैन एक्सेलरेट इट्स ग्रोथ एंड टेक एडवांटेज ऑफ करंट मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कि चलो उधार लिया जाए डेट, लेकिन इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? तो यहां पे बोला गया सिंपल सा बात, कौन सा फैक्टर देख करके तुमको डेट लेना पड़ता है? तो फाइनेंशियल रिस्क होना चाहिए। चलो रिस्क असेसमेंट मैंने बताया था अभी आपको, तो क्या हो गया? द मैनेजमेंट शुड कंडक्ट अ रिस्क असेसमेंट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंक्रीज डेट सच एज इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, रीफाइनेंसिंग रिस्क, लैक ऑफ कैश फ्लो, है ना। तो ये सारा चीज हो सकता है। चलो सिनेरियो नंबर 3, द कंपनी मैनेजमेंट इज इवैल्यूएटिंग अ कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव। कंपनी मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट थी कंपनी का, वो उसने इवैल्यूएट किया और उसने कॉस्ट कटिंग को इनिशिएट किया कि चलो यार कॉस्ट कटिंग किया जाए टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या किया जाए? रिड्यूस किया जाए। दे आर कंसीडरिंग वर्कफोर्स, और उसने वर्कफोर्स को भी कंसीडर करना स्टार्ट किया, है ना। रिस्ट्रिक्टिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द सप्लाई चेन ऑफ अचीविंग हायर कॉस्ट एफिशिएंसी, ताकि कॉस्ट को कम किया जा सके। ये है तुम्हारा सिनेरियो नंबर 3। तो इसका बेटा क्या आंसर हो जाएगा? सिंपल सा बात, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे बेटा सिनेरियो नंबर 3 का कि मैनेजमेंट जो है वो कॉस्ट कटिंग पे अब ध्यान देने लग गई है, रिड्यूस करने लग गई है ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसका क्या है फैक्टर? तो इसका फैक्टर हो जाएगा बेटा कॉस्ट एनालिसिस पे तुम ध्यान देने लग गए हो। मतलब अ कंप्रिहेंसिव कॉस्ट एनालिसिस इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एरिया वेयर कॉस्ट कटिंग मेजर कैन बी इंप्लीमेंटेड विदाउट कंप्राइजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। के कॉस्ट तो तुम कटिंग करने लग गए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इससे कस्टमर तुम्हारा डिससेटिस्फाई होने लग गया। बात हमारा ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ ऐसा चीज करने लग गए कि जिससे तुम्हारा प्रोडक्ट में कमी आने लग गई कॉस्ट के वजह से। बात हमारा तो ये हो गया। तो सिनेरियो नंबर 3 का आंसर नंबर 3 यहां पे है। चलो सिनेरियो नंबर 4 लास्ट, द कंपनी इज एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन ऑफ एंटरिंग न्यू इंटरनेशनल मार्केट।
कंपनी जो है वो एक्सप्लोर कर रही है कि भाई साहब हमको अब नया इंटरनेशनल मार्केट में आना है और डाइवर्सिफाई करना है, अपने रेवेन्यू को, सोर्सेस को बढ़ाना है ना, और रिड्यूस करना है डिपेंडेंसी ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, कि हम भाई डिपेंडेंट नहीं रहेंगे पूरा का पूरा डोमेस्टिक मार्केट में, हमको अपना रेवेन्यू को बढ़ाना है, अपना डाइवर्सिफिकेशन लेकर के आइए कि डोमेस्टिक मार्केट से हमें इंटरनेशनल मार्केट यानी कि यूं चलो उड़े, है ना। तो चलो सिनेरियो नंबर 4 का आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा, मार्केट एंट्री कॉस्ट, कि तुमको सबसे पहले बेटा देखना होगा, यू शुड टू सी द कॉस्ट ऑफ मार्केट एंट्री। क्या है बेटा कॉस्ट मार्केट एंट्री का, एसेस करना होगा उसको, द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द मार्केट एंट्री, कि क्या जुड़ा हुआ मार्केट है, कितना ज्यादा इंटरनेशनल टैक्सेस है, क्या लॉ ऑफ लैंड बोलता है, इसके टेक्नोलॉजी कौन कौन सा यूज करना पड़ेगा, मेरा लेबर इंटेंसिव में हो जाएगा या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निकल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन लगेगा, है ना, सच एज मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वे ऑफ मार्केटिंग क्या होगा, सेटअप में कितना पैसा लगेगा, इज एसेंशियल फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है, और ये फाइनेंशियल डिसीजन ही है। तो बताओ कोई दिक्कत समझने में, तो ये था आंसर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, एनुमरेट एनी 4 बेनिफिट। 4 मार्क्स का एग्जाम में आने वाले सवालों के लिए आपको बेटा 4 बेनिफिट बताना है। एनुमरेट एनी 4 बेनिफिट ऑफ द प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड, स्किल एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब एंड इंक्रीज। सिंपल सा बात यहां पे बोल रहा है कि तुमको 4 बेनिफिट बताना है प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड, स्किल एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज, वो होगा। तो यहां पे सिंपल सा बात, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग। सिंपल सा बात, तुम्हारा यहां पे ट्रेनिंग का बात किया था, इसलिए तुमको यहां पे बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग, तो 4 ट्रेनिंग 5 में पढ़ा रहा हूं, इसमें से एनी 4 लिखना है ना। तो क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे तैसे काम करने से अच्छा सीख करके काम करो, विच लीड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड मनी। पहला हो गया जो कि वेस्टेज ऑफ मनी को बचाता है ना। उसके बाद इट इनहेंस एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी लीडिंग टू हायर प्रॉफिट, है ना। कि तो ये क्या कर रहा है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है ना, और उसके बाद क्वांटिटी क्वालिटी ये सब सारे चीजों पे ध्यान दे रहा है। ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन द केस ऑफ इमरजेंसी, और ट्रेनिंग इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल एंड रिड्यूस एब्सेंटेनिज्म एंड एम्प्लॉयज टर्नओवर। एम्प्लॉयज के बीच में जो भी खटपट हो रहा है उसको बचाता है, और इंप्लॉयज का मोरल, कॉन्फिडेंस को बेटा यूं आसमान पे लेकर के जाता है। और इट हेल्प इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पांस टू अ फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक, जो भी चेंजेस हो रहा है उसको तुरंत से इंप्लॉय क्या कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है ना। तो क्योंकि तुमने बहुत अच्छे तरीके से उसको ट्रेनिंग दे रखा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आते हैं, पूछता है नेम द मैकेनिज्म दैट अटेम्प्ट टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक इंसान के अंदर में क्या क्या विशेषताएं हैं उसको नापने के लिए, मेजर करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है ना। इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द मेंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द जॉब, एनुमरेट एनी 3 इट्स टाइप। यानी कि तुमको सिंपल सा बात बेटा मेरे हिसाब से तो यहां पे पूछ रहा है सिलेक्शन के बारे में, कि इंसान को सेलेक्ट करने का कौन सा ऐसा तरीका है उसको बताइए। तो यहां पे सिंपल सा बात, सिलेक्शन टेस्ट बोल दोगे तुम। सिलेक्शन टेस्ट ही एक ऐसा मैकेनिज्म है जो अटेम्प्ट कर सकते हो तुम इंसान के विशेषताओं को मेजर करने के लिए। तो आंसर तो तुम्हारा सिलेक्शन टेस्ट मेरे हिसाब से होगा। और अब तुमको 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट के बारे में भी बताना था। आज देख लेते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन टेस्ट, है ना। और इसका टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, तुमको 4 टेस्ट यहाँ पे लिखा होगा और तुमको बस कोई 3 ही बताना है। इंटेलिजेंट टेस्ट, तुम 1 नंबर इसका मिलेगा, 1 इसका मिलेगा, 1 इसका मिलेगा, 1 इसका मिलेगा। सिंपल सा बात, तुमने पहला का आंसर दे दिया कि वो मैकेनिज्म कौन सा है, तो मैकेनिज्म है सिलेक्शन टेस्ट, और 3 टेस्ट, तो 1-1 नंबर सभी के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होता है बेटा, इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इज इन द इंडिकेटर ऑफ पर्सन एबिलिटी और द एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड द जजमेंट, के एक इंसान के अंदर में जजमेंट पावर क्या है, कितने विपरीत समय में कौन सा डिसीजन इंसान ले सकता है कड़े से कड़े समय में, है ना। वो हो गया तुम्हारा आईक्यू टेस्ट, जिसको इंटेलिजेंट टेस्ट बोलता है। जैसे डीएम वगैरह का या एसडीएम वगैरह का तुम इंटरव्यू देखोगे तो वहां पे आईक्यू टेस्ट ही लिया जाता है। देन आफ्टर बेटा जी एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ मेजर फॉर द इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू जॉब, कि क्या नया नया चीज सिखाऊंगा तो क्या इंसान सीख जाएगा, बस वही चीज यहां पे बोल रहा है एप्टीट्यूड टेस्ट, कि एक इंसान कितना जल्दी नए स्किल को अडेप्ट करने का कैपेसिटी रखता है। और देन आफ्टर बेटा पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब प्रोवाइड क्लू टू पर्सन, इमोशन, हर रिएक्शन, मैच्योरिटी, है ना। ये सारा चीज पर्सनैलिटी टेस्ट में ही आता है कि किस तरीके से वो बैठ रहा है, किस तरीके से उठ
उठ रहा है, वहां भी इंटरव्यू में एक एक चीज पे ध्यान दिया जाता है। एंड लास्ट बेटा जी ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल, तुम्हारे पास अभी क्या क्या पोटेंशियल है, अभी कितना नॉलेज है। तुम बोले हो सर मुझे एमकॉम आता है, तो तुम्हें कॉमर्स का ज्ञान, फाइनेंस का ज्ञान है कि नहीं है, वो सब ट्रेड टेस्ट में देखा जाएगा। एंड लास्ट इंटरेस्ट टेस्ट, तुमको 3 ही पूछा है, मैं यहाँ पे 5 बता दिया, आप उसमें से बस बेस्ट 3 ही लिखोगे, वर्ड्स का कैपेसिटी आपके पास ज्यादा होना चाहिए। इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पर्सन। सिंपल सा बात कि आप क्या चाह रहा है, एक इंप्लॉय क्या चाह रहा है बेटा, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों देखते हैं। बोलता है स्टेट एनी 4 बैरियर्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी 4 मार्क्स का आने वाले सवालों में से है। स्टेट एनी 4 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का 4 बैरियर बताना है, विच आर कंसर्न विद द problem and obstruction in the process of encoding and decoding the message into word और इंप्रेशन। यानी कि कोई इंसान अगर कुछ समझा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो 4 बैरियर का नाम बताना है। सिंपल सा बात। तो कौन कौन सा हो जाएगा बेटा जी? एनी 4 सेमेंटिक बैरियर के अंदर में। सेमेंटिक बैरियर का मतलब समझने समझाने से रिलेटेड होता है कि हम समझाना चाह रहे हैं बट तुमको समझ में नहीं आ रहा है। सम टाइम इंटेंडेंट मीनिंग मे नॉट बी कन्वेड बाय द मैनेजर टू हिज सबऑर्डिनेट, के कुछ कुछ बातें जो होती है ना, मैनेजर का अपने सबऑर्डिनेट को नहीं समझ में आता, कुछ कुछ टेक्निकल बातें होती है ना। बात समझ में आ रहा है? कल से मत आना, तो इसका मतलब कि वो गुस्से में बोला, यार कल से तुमको थोड़ी भगा रहा, वो समझ गया कि नहीं नहीं आना है, कल से तो तुम्हारा मौज है, तो मौज का मतलब समझ लिया कल से मेरा छुट्टी है। कुछ कुछ इस तरह का बात है समझने समझाने से रिलेटेड। ड्यू टू बैडली एक्सप्रेस मैसेज विच मे बी ऑन अकाउंट ऑफ इनएडुक्वेट वोकैबुलरी, यूजेस ऑफ रॉन्ग वर्क, ओमिशन ऑफ नीड वर्क, ये सारा चीज आता है सेमेंटिक बैरियर के अंदर। और उसके बाद क्या हो गया बेटा जी? अ वर्ड में हैव डिफरेंट मीनिंग एंड द रिसीवर हैज टू प्रिसीव वन सच मीनिंग फॉर द वर्ड यूज्ड बाय द कम्युनिकेटर। कुछ वर्ड दूसरा निकल रहा है, डबल मीनिंग होता है ना, और वो इंसान दूसरा मीनिंग समझ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेट में आग लगी है, भूख को बोला था ना पेट में आग, अब उसका मतलब कुछ और समझ गया है ना। इफ द ट्रांसलेटर इज नॉट प्रोफिशिएंट विद द बोथ द लैंग्वेज, मिस्टेक मेक स्क्रिप्ट इन द कॉजिंग डिफेक्टिव डिफरेंट मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। तो इस तरह की चीजों को तुम लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान है। बट क्वेश्चन को पढ़ करके समझना है कि क्या बोल रहा है, इन कोडिंग से डिकोडिंग, समझने समझाने से रिलेटेड, यानी सेमेंटिक बैरियर का अंडर ही सारा आ जाएगा। सम कम्युनिकेशन में हैव सर्टेन अजम्पशन विच आर द सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्शन। कुछ कुछ चीजों को इंसान दूसरा चीज मान लेता है ना, और उसके मतलब फिर दूसरा चीज निकल जाता है। इट इज यूजुअली फाउंड दैट स्पेशलिस्ट यूज टेक्निकल jargon while explaining to person who are not specialist in the concerned field and there for कोई इंसान होता है कि उसको कुछ कुछ टेक्निकल भाषा नहीं समझ में आता है। बात समझ में आ रहा है? अरे चल जा, अरे ये कर वो कर, बहुत तरह का ऐसा टेक्निकल वर्ड है ना, कि चल यार पेट में आग लगी है, चल चल पेट में चूहे दौड़ रहे हैं क्या, ओए थक गया क्या, बहुत तरह का ऐसा टेक्निकल वर्ड है जो एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को बोलता है और वो उसका गलत मतलब समझ लेता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने समझाने से रिलेटेड है। इफ देयर इज अ नो मैच बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज द एक्सप्रेस्ड इज द बॉडी मूवमेंट, कम्युनिकेशन में बी रॉन्गली प्रिस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत तुमको आ सकती है। तो ये सब आ जाता है तुम्हारा 4 बैरियर्स। यहाँ पे कम्युनिकेशन मैंने 6-7 बता दिया, आपको उसमें से कोई 4 ही लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 4 मार्क्स का, ये भी आने वाले सवालों में से एक है। तो चलो, स्टेट एनी 4 बैरियर टू कम्युनिकेशन विच आर रिलेटेड टू द अथॉरिटी रिलेशनशिप, रूल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। सिंपल सा बात, कंपनी का रूल रेगुलेशन ऐसा है जिससे कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। सिंपल सा बात, बहुत आसान है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, और इसका कोई 4 लिखना है। मतलब इफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी either explicit or implicit is not supportive to the free flow of communication, it will hamper effectiveness of the कम्युनिकेशन। कि अगर तुम्हारा पॉलिसी खराब है, कोई किसी से बात नहीं कर सकता है, कोई अपने सीनियर को रिपोर्ट नहीं कर सकता है, कोई अगर तुम्हारे पास कंप्लेन है तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगा। कोई डर से कोई कुछ नहीं बोलेगा। रिजिड रूल एंड रेगुलेशन है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। प्रोसीजर में भी हर्डल, वहां पे कम्युनिकेशन एज कम्युनिकेशन थ्रू प्रिस्क्राइब्ड चैनल में रिजल्ट इन डिले। कि तुम किसी को कुछ बात बताना चाह रहे हो अपने सीनियर को, लेकिन वहां पे डिले से बात पहुंच रहा है, जब तक यहाँ पे घटना घट गई तो फिर तुम बोलोगे ही नहीं अगले दिन से, तो फिर कम्युनिकेशन बैरियर वहां हो गया। उसके बाद स्टेटस ऑफ सुपीरियर में क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज सुपीरियर, सबऑर्डिनेट। कि तुम अगर अपना स्टेटस डिफरेंस है कि नहीं यार कि मैं मुझे कौन बोल सकता है, मैं तो एकदम अपने लाइन का राजा आदमी हूं, तो फिर वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज प्रॉब्लम है, तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल में डिले एंड डिस्टॉर्ट द कम्युनिकेशन एज द नंबर ऑफ द फिल्टरिंग पॉइंट इज मोर।
बोलना तुम कुछ चाह रहे हो, बोल के अचार मसाला मिक्स मसाला लग के कुछ और कहीं पहुंच गया, तो क्योंकि लेवल ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा है तो वहां भी प्रॉब्लम होगा। एंड इस फैसिलिटी लाइक फ्रीक्वेंट मीटिंग नहीं हो रहा है, सजेशन बॉक्स कुछ नहीं है, कंप्लेन बॉक्स कुछ नहीं है, तो तुम फिर कैसे ही अपना कंप्लेन को कहीं तक पहुंचा सकते हो। तो दिस इज द अनदर बैरियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपका होना बहुत जरूरी है, जो कि मैं ये वीडियो में आपके साथ आंसर न्यूमेरिकल भी बताया, और किस तरीके से सिनेरियो बेस आपका आता है, किस तरीके से लॉन्ग तरीके से आपका क्वेश्चन आता है, सारे चीजों का आप लोग बेटा पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक बार दो बार और वीडियो को देखो, वीडियो का साइज ज्यादा बड़ा है नहीं, आपका 3 दिन 4 दिन और बच रहा है एग्जामिनेशन में। अच्छे से पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, मैं आपके साथ बना रहूंगा। एक वीडियो और आएगा आपका 4 मार्क्स का, इसके बाद देन आफ्टर 2 से 3 वीडियो आपका मैं 6 मार्क्स का लेकर आऊंगा। देन आफ्टर कल शाम से आपके साथ मैं लाइव क्लासेस ऑब्जेक्टिव का 150 से प्लस में आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, उसी में से क्वेश्चन आएगा, उसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय बाय।